गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे अपना फोर्थ नोट्स दैट इज़ रिपेयर डिसफंक्शनल माइक्रोवेव ओवन दैट इज़ ELE/N3121। इट इज़ द फोर्थ नोट्स ऑफ आवर QP दैट इज़ FTOHA फील्ड टेक्नीशियन अदर होम अप्लायंसेस ELE/Q3104। ये इसका फोर्थ नोट्स है, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड है, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे कि एक माइक्रोवेव ओवन डिसफंक्शनल है तो उसको मुझे कैसे ठीक करना है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि माइक्रोवेव ओवन जो है कितने प्रकार के होते हैं। एक जो होता है इसमें सोलो मॉडल होता है। सोलो मॉडल में केवल माइक्रोवेव ओवन से ही हीट किया जाता है फूड प्रोडक्ट्स को। इसके अलावा जो दूसरा मॉडल होता है वो कन्वेंशन एंड ग्रिलिंग, उसमें दोनों मॉडल होते हैं, दोनों का समावेश होता है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास जो है सोलो मॉडल नहीं है, ये हमारा ग्रिलिंग भी हो सकता है इसमें, और कन्वेक्शन के द्वारा और माइक्रोवेव के द्वारा भी हम इसको फूड प्रोडक्ट्स को हीट कर सकते हैं। चलिए अभी हम बात करते हैं कि माइक्रोवेव ओवन में जो हम हीट करते हैं फूड प्रोडक्ट्स को या पकाते हैं, और एक कन्वेंशनल टाइप पहले जो हम खाना पकाते थे तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो देखिए कि सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि ये बहुत ही कम समय में खाने को गर्म करता है। अगर हम कन्वेंशनल टाइप की बात करें तो पुराने समय में खाना चूल्हा पे या गैस पे LPG पे हम लोग खाना पकाते थे तो उसमें टाइम लगता था। सेकंड थिंग कि अगर मैं खाना ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है तो मुझे उसको गर्म करना है तो गर्म करने में ये बहुत कम टाइम मिलेगा। दूसरा, न्यूट्रिएंट्स जो उसके अंदर मौजूद होते हैं खाने के अंदर वो ख़राब नहीं होते, जबकि कन्वेंशनल टाइप माइक्रोवेव्स में ये चीज़ें हो जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। थर्ड थिंग कि हमें जैसे कोई खाना गर्म करना है या समोसे तलने हैं तो समोसे भी तलेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल का प्रयोग होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसके अंदर कोई ऑयल या कोई घी का प्रयोग नहीं होता जब हम किसी खाने या फूड प्रोडक्ट्स को हम लोग गर्म करते हैं। कम समय लगता है, कम मेसी रहता है, देन खर्चा कम पड़ता है इसका, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। अब हम बात करते हैं कि ये माइक्रोवेव ओवन काम कैसे करता है। देखिए माइक्रोवेव ओवन जो है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स, लगभग 2450 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स होती हैं, जब वो खाने के अंदर से गुजरती हैं, फूड प्रोडक्ट्स के अंदर से गुजरती हैं, तो होता क्या है कि उसके अंदर मौजूद मॉइस्चर मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट करने लग जाते हैं, उनके वाइब्रेट करने लग जाते हैं। उनके ऑसिलेशन से क्या होता है, एक फ्रिक्शन जनरेट होता है। उस फ्रिक्शन के वजह से जो हीट पैदा होती है उसके वजह से ये खाना पकता है। मतलब अगर हम बात करें कि नॉर्मली एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम आलू को उबालते हैं तो आलू अगर हम माइक्रोवेव में गर्म करेंगे तो आलू अंदर से बाहर की ओर गर्म होगा, और यदि कन्वेंशनल टाइप हम कुकिंग का यूज़ करेंगे तो उसमें आलू बाहर से अंदर की तरफ गर्म होता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि आलू हमारे कच्चे भी रह जाते हैं जब हम कुकर वगैरह में उसको पकाते हैं, बट माइक्रोवेव में क्या होता है, इवन कुकिंग होती है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ कुकिंग होती है, तो उसमें कच्चा नहीं रहता। ओके, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोवेव ओवन। जैसा कि हमने आपको बताया कि माइक्रोवेव में एक मैग्नेट्रॉन होता है। देखिए ये एक मैग्नेट्रॉन है जो माइक्रोवेव्स एमिट करता है कैविटी के अंदर, राइट। इस कैविटी के अंदर जब ये माइक्रोवेव्स ट्रैवल करती हैं तो ये फूड प्रोडक्ट्स के अंदर भी पेनिट्रेट करती है, तो उसके अंदर मौजूद मॉइस्चर मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं वो मैंने बताया कि वो ऑसिलेट या वाइब्रेट करने लग जाते हैं, और उनके वाइब्रेशन के वजह से जो हीट पैदा होती है उस हीट की वजह से हमारा खाना गर्म होता है। तो ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोवेव ओवन है। चलिए अब बात करते हैं माइक्रोवेव ओवन के पार्ट्स की, डिफरेंट पार्ट्स की बात करते हैं। तो ये मेरे पास एक माइक्रोवेव ओवन रखा है, आप देखिए ये इसका मेन डोर है, देन ये इसका PCB पैनल है, ये इसके अंदर की कैविटी है, ये इसकी रोटरी टेबल टर्न टेबल की प्लेट है, ये इसकी मेन केसिंग है, और बाकी जो सामान है, पार्ट्स हैं, वो इसके अंदर लगे हुए हैं। तो अब हम जानेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स का प्रयोग होता है और उनका क्या क्या काम होता है और उनको कैसे कैसे टेस्ट किया जाता है।
देखिए, बिफोर रिपेयर करने से पहले मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ कि हमें पीपीई का प्रयोग करना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का प्रयोग करना है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का मतलब ये है, देखिए कि सेफ्टी गॉगल्स हो गया, देन ग्लव्स हो गए सेफ्टी, राइट। तो इस प्रकार से डोमेन से रिलेटेड हमें सेफ्टी का यूज़ करना ही करना है। तो चलिए अभी हम जानते हैं कि हमें कौन कौन से टूल्स और इक्विपमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम एक माइक्रोवेव ओवन को रिपेयर करते हैं। डिजिटल क्लैम मीटर, इसी के अंदर कई सारे फीचर्स हैं। फ्रीक्वेंसी भी हम चेक कर सकते हैं, कैपेसिटेंस भी चेक कर सकते हैं, डायोड को भी चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी भी, एसी करंट, डीसी करंट, ये सारे फीचर्स इस पर्टिकुलर क्लैम मीटर के अंदर होते हैं। और साथ के साथ हम इसी क्लैम मीटर के सहायता से माइक्रोवेव्स का लीक का डिटेक्शन भी कर सकते हैं। यानी कि यदि किसी भी वजह से इसकी कैविटी या डोर के अंदर से लीकेजेस हो रहे हैं माइक्रोवेव की, तो ये भी हम लोग इसकी सहायता से, इस मीटर की सहायता से हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्क्रू ड्राइवर, फिलिप्स टाइप स्क्रू ड्राइवर, देन कॉम्बिनेशन प्लायर, देन सम स्पैनर्स, then shearing tool, wire striper, neon line tester, and one more, that is continuity tester, right। तो ये कुछ टूल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम रिपेयर करते हैं एक डिसफंक्शनल माइक्रोवेव ओवन को। ओके, चलिए अभी हम जानते हैं कि कुछ इसके जो पार्ट्स होते हैं माइक्रोवेव के वो कौन कौन से होते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द डेंजरस पार्ट, मतलब द कैपेसिटर। देखिए 1 माइक्रोफैरड की इसकी कैपेसिटी होती है, लेकिन इसके अंदर लगभग 2100 वोल्ट 2100 वोल्ट एसी का चार्ज स्टोर होता है। तो सबसे डेंजरस पार्ट है, तो इसको हमें ठीक से हैंडल करना है। तो ये कैपेसिटर है। देन मैग्नेट्रॉन, ये आप मैग्नेट्रॉन है माइक्रोवेव का। आप देखिए जो मैंने बताया आपको कि हमें जो फिजिकल चेक करना है, इसमें मुझे ये चेक करना है कि ये जो मैग्नेट्स हैं जो आपको नज़र आ रही होंगी, ये मैग्नेट्स अपनी जगह से नहीं हिलनी चाहिए। देखिए ये फिक्स है, यदि ये फिक्स नहीं है या क्रैक है इसके अंदर, तो मान के चलिए कि ये मैग्नेट्रॉन आपका ख़राब है, तब आपको इसको रिप्लेस करना है, रिपेयर नहीं करना। ओके, दूसरा आपको ये जो 2 टर्मिनल्स हैं इनको भी आपको चेक करना है कि ये बॉडी के साथ ग्राउंड तो नहीं है, राइट, और ये आपस में शॉर्ट होने चाहिए। इस मैग्नेट्रॉन से ही जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो एमिट होती हैं। ओके, देन HVT, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। देखिए ये टर्मिनल्स हैं इसके, राइट। तो अब इन टर्मिनल्स को, इसके अंदर भी वाइंडिंग्स हैं, प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग, इसको भी हम लोग कंटिन्यूटी टेस्टर की सहायता से चेक करते हैं। ओके, यदि ये शॉर्ट होगा तो बॉडी के साथ ग्राउंड हो जाता है। देन कूलिंग फैन मोटर, जो कि माइक्रोवेव की हीट को निकालता है, वेंटिलेशन के काम करता है ये। देन टर्न टेबल मोटर, जो बहुत ही लो आरपीएम में घूमता है, 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, रोटेसरी टेबल इसके थ्रू रोटेट करती है, बहुत ही कम आरपीएम की मोटर होती है। देन डायोड्स, कई बार सिंगल डायोड भी लगता है, डबल भी लगता है। एंड द माइक्रो स्विचेस, एक आवाज़ आ रही होगी, राइट। तो चूंकि सबसे ज़्यादा डोर के साथ ये कनेक्ट रहते हैं, तो ये NC और NO होते हैं, तो ये भी मुझे चेक करना है। ये कुछ स्पेयर पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं जो जनरली माइक्रोवेव के ख़राब होते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि कौन से पार्ट्स को हम कैसे टेस्ट करते हैं और कैसे उसको चेक करते हैं। ओके, सो पहले शुरुआत करते हैं हम लोग कैपेसिटर से। कैपेसिटर को चेक करने से पहले सबसे पहले हम उसको डिस्चार्ज करते हैं, और जब भी हमें इसको डिस्चार्ज करना होता है, चूँकि इसके अंदर लगभग 2000 वोल्ट AC का चार्ज स्टोर होता है, तो मैं एक हाई
रेजिस्टेंस वैल्यू का एक रेजिस्टेंस लूँगा लगभग 50 मेगा ओम्स का। इसके दोनों टर्मिनल्स के साथ ही मैं इसको शॉर्ट करूँगा। जनरली मैकेनिक क्या करते हैं, शॉर्ट करके ही डिस्चार्ज करते हैं मैकेनिक, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है और डेंजरस हो सकता है। तो मुझे डिस्चार्ज करना है तो मैं इसको एक 50 मेगा ओम के रेजिस्टेंस के साथ ही डिस्चार्ज करूँगा ताकि ये बड़े आराम से डिस्चार्ज हो जाए। देन अब इसका कैपेसिटी मेरा कम है, ख़राब है या नहीं है, ये मैं चेक करूँगा यूजिंग दिस कैपेसिटेंस मीटर। इसका यूज़ करके मैं इससे चेक करूँगा कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। देन द मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्रॉन का जो ये दो टर्मिनल होते हैं, ये टर्मिनल्स बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए या तो मैं कंटिन्यूटी टेस्टर का भी यूज़ करता हूँ या क्लैम्प मीटर का सहायता से भी इसको मैं चेक कर सकता हूँ। देन अगेन द हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इसका भी मैं कंटिन्यूटी चेक करूँगा तो यूजिंग दिस क्लैम्प मीटर। इसका वाइंडिंग्स को मैं इस क्लैम्प मीटर की सहायता से चेक करूँगा। एंड अगेन द कूलिंग फैन मोटर, इसको भी हम लोग यूजिंग दिस क्लैम्प मीटर की सहायता से ही हम इसको चेक करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि एक माइक्रोवेव ओवन में कितने प्रकार के डिफेक्ट्स हो सकते हैं और उनका क्या क्या ट्रीटमेंट किया जाता है या क्या क्या सिम्टम्स होते हैं या हम कैसे उसको चेक करते हैं। पहला जो है हमारा कि एक माइक्रोवेव हीटिंग नहीं कर रहा है। कस्टमर बोलता है जी कि मेरा माइक्रोवेव जो है ख़राब हो गया है, ठंडा खाना को गर्म नहीं करता। तो इसमें यदि हम सबसे पहले चेक करेंगे तो वो हम चेक करेंगे उसका पावर सप्लाई, राइट। तो ये पावर कोड जो है इसको हम लोग सप्लाई को चेक करते हैं यूजिंग क्लैम्प मीटर। यदि मेरा माइक्रोवेव ओवन काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले मैं उसका मेन सप्लाई चेक करूँगा। ये नहीं है कि मैं सीधा उसका बॉडी खोलकर और सीधा उसके अंदर पीसीबी वगैरह चेक कर लेना हो। तो कई बार क्या होता है कि फॉल्ट्स यहीं पर मिल जाते हैं। तो मेन कोड चेक करना है। मेन कोड चेक करने के बाद इसका केसिंग खोलकर फिर मैं इसका फ्यूज़ चेक करता हूँ। फ्यूज़ भी इसमें लगा होता है। देन पीसीबी चेक करता हूँ कि पीसी का जो इसका कंट्रोल पैनल होता है, इस कंट्रोल पैनल के अंदर भी जो पीसीबी लगी होती है मैं उसको चेक करता हूँ। उसके अंदर माइक्रो स्विचेस लगे होते हैं, कई बार वो भी अपना काम नहीं करते। देन आफ्टरवर्ड्स मुझे डायोड्स चेक करने होते हैं कि मेरे डायोड्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ये कंटिन्यूटी बताता है तो ये डायोड ख़राब है, और अगर कंटिन्यूटी नहीं बता रहा तो ये डायोड ठीक है। देन फिर मैं चेक करता हूँ मेरा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, कि मेरा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। तो इसको तो हम डिजिटल क्लैम्प मीटर की सहायता से चेक कर सकते हैं। आफ्टरवर्ड्स फिर हम लोग चेक करते हैं मेरा कैपेसिटर ठीक है या नहीं है यूजिंग दिस क्लैम्प मीटर अगेन। देन वी हैव टू चेक द मैग्नेट्रॉन ऑल्सो, कि मुझे मैग्नेट्रॉन भी चेक करना होता है। सो अभी तक आपने ये जाना कि यदि मेरा माइक्रोवेव काम नहीं करता तो मुझे क्या क्या चेक करना चाहिए। ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट अनदर डिफेक्ट, अनइवन कुकिंग, की कुकिंग ठीक से नहीं हो रही है, राइट। तो देखिए कि ये इसका एक टर्न टेबल मोटर होता है जो बहुत कम आरपीएम पे चलता है। 220 वोल्ट मोटर होता है और लगभग इसका 3 to 4 आरपीएम होता है, मतलब 3 से 4 चक्कर ही ये 1 मिनट में लगाता है। तो यदि ये ख़राब हो जाता है तो ये टर्न टेबल रोटेट नहीं होता और खाना यूनिफॉर्मली गर्म नहीं होता, राइट। तो इसको भी हमें चेक करना है। दूसरा डिफेक्ट कि हमें ये भी चेक करना है कि हमारे पास जो वोल्टेज आ रही है, सप्लाई आ रही है माइक्रोवेव में, वो क्या पूरी आ रही है या नहीं आ रही। ओके, हमें जनरली 220 वोल्ट्स की सप्लाई चाहिए होती है। लगभग ये 7 से 8 एम्पेयर लेता है, 5 से 6 या 6 से 7 डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल। तो हमें वोल्टेज भी चेक करनी है कि क्या पता हमारे पास वोल्टेज कंप्लीट आ रही है नहीं आ रही है। तो यूजिंग दिस डिजिटल क्लैम्प मीटर हम लोग वोल्टेज को भी चेक करेंगे। देन नेक्स्ट डिफेक्ट की भाई माइक्रोवेव में इवन अनइवन जो है, मुझे बार बार ट्रिपिंग हो रही है। ट्रिपिंग इन द सेंस कि ये मेरा कूलिंग फैन मोटर है, तो ये मोटर जब भी मेरा ख़राब हो जाएगा तो ये अपनी जो हीट है ये बाहर डिस्कार्ड नहीं कर पाता, तो जिसके वजह से उसके अंदर जो थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर्स लगे होते हैं तो वो हाई टेम्परेचर पे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि हमारा माइक्रोवेव ठीक से काम नहीं कर रहा। तो यदि आप इसको देखें ध्यान से तो ये मोटर देखिए, यहाँ से कलर से ही आपको मालूम चल रहा होगा कि ये फिजिकली चेक करते हैं तो ये जला हुआ है। ओके, तो इसकी सहायता से भी मैं इसको चेक कर सकता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट डिफेक्ट की बात करते हैं।
नॉइजी माइक्रोवेव, कि कस्टमर की शिकायत है जी मेरा माइक्रोवेव ओवन जो है बहुत आवाज़ कर रहा है। तो आवाज़ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तो मुझे उसका कारण जानना है। तो आवाज़ देखिए कि जनरली लोग क्या करते हैं कि एक केसिंग बना देते हैं माइक्रोवेव की और उसके अंदर उसको डाल देते हैं। तो होता क्या है, वो लकड़ी का जो केसिंग होता है, हाउसिंग होता है जिसके अंदर ये जाता है, वहाँ से वेंटिलेशन नहीं हो पाता हीट का। तो हीट वेंटिलेशन के ना होने के वजह से भी ये आवाज़ करता है, मीन्स हीट डिस्कार्ड नहीं होती। ये भी चेक करना है आपको कि क्या इस माइक्रोवेव के ऊपर कोई सामान तो नहीं रखा है। यदि मान लीजिए ये इसके ऊपर रखा है और जब ये चलता है तो ये वाइब्रेट करता है थोड़ा सा, तो इसके वजह से भी ये आपको लगेगा कि ये आवाज़ कर रहा है। नेक्स्ट, इस फैन मोटर के आगे एक ब्लेड लगा रहता है। तो कई बार चूंकि बुश एंड शाफ्ट अरेंजमेंट होता है, तो बुश एंड शाफ्ट अरेंजमेंट होने की वजह से ये मोटर कई बार ख़राब हो जाता है, राइट। चूँकि ये वेंटिलेशन करता है तो इसका मोटर का फैन जो है लूज़ हो जाता है, तो उसके वजह से भी एक आवाज़ क्रिएट होती है। देन एक और मेन डिफेक्ट आता है, कारण होता है इसका कि आवाज़ कर रहा है, लूज़ कनेक्शंस लूज़ होते हैं। देखिए ये कंटिन्यूटी टेस्टर है, अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो अगर ये पैटर्न मिलेगा, मतलब कनेक्शन मेरा लूज़ है, तो क्या होगा कि मेरा माइक्रोवेव बार बार आवाज़ करेगा। चलिए अब हम दूसरा डिफेक्ट डिस्कस करते हैं। एक डिफेक्ट आता है कि जी पहले हमारा माइक्रोवेव ओवन जो है बहुत जल्दी खाने को गर्म कर देता था, परंतु अभी जो है बहुत ज़्यादा समय ले रहा है। पहले तो हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो सप्लाई आ रही है वो कितनी आ रही है। दूसरी बात, जो फैन मोटर है, यदि ये अपना काम नहीं करेगी, तो वेंटिलेशन हीट का नहीं होगा। नहीं वेंटिलेशन हीट का होगा तो क्या होगा, हीट जनरेट ज़्यादा करेगा। तो इसके जो थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर्स होते हैं वो अपना काम करते हैं, जिसके वजह से माइक्रोवेव बार बार बंद चालू होता रहता है, ऑन ऑफ होता रहता है, जिसके वजह से खाना बनने में ज़्यादा समय लगता है। ओके, तो हमें ये चेक करना है कि इसका हीट का वेंटिलेशन होना ज़रूरी है। देन चेक द कैपेसिटर ऑल्सो, हमें ये भी चेक करना है कि ये कैपेसिटर की कैपेसिटी कहीं कम तो नहीं हो गई। इसके वजह से भी ओवरलोडिंग होती है, यानी कि जनरली 5 से 6 या 7-8 एम्पेयर तक लगभग जो हमारा माइक्रोवेव लोड लेता है, किंतु अगर ये वीक हो गया तो ये ओवरलोडिंग के वजह से, हाई एम्पेयर लेने के वजह से भी ये एक अलग से साउंड भी करता है और खाना भी आपका देर से पकता है। देन नेक्स्ट रीज़न, मैग्नेट्रॉन। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर 2 मैग्नेट्स लगी होती हैं। बेसिकली ये वेव्स को गाइड करती हैं, जो माइक्रोवेव्स निकलती हैं उसको गाइड करती हैं। ये मैग्नेट्स यदि अपनी जगह से हिल जाती हैं तो क्या होता है कि ये वेव्स को ठीक से गाइड नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इसका एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाता है, हाई एम्पेयर लेता है और खाना आपका गर्म देर से होता है। देन मुझे HVT भी चेक करना है। कई बार क्या होता है कि HVT की ये जो टर्मिनल्स हैं, ये टर्मिनल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये टर्मिनल्स, ये थिम्बल इसमें लगा होता है, तो ये थिम्बल लूज़ हो जाते हैं, लॉक नहीं लगता। तो क्या होता है, यहाँ पर आर्सिंग होती रहती है, राइट, कांटेक्ट ठीक से नहीं हो पाता। तो मुझे ये भी चेक करना है कि मेरा HVT के टर्मिनल्स ठीक हैं या नहीं है, या HVT अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से हमारा खाना देर से गर्म होता है। एक और डिफेक्ट आता है जिसमें कस्टमर ये शिकायत करता है कि जी मेरे माइक्रोवेव के अंदर कुछ चरचराहट हो रही है, कुछ आर्सिंग टाइप की एक चमक सी निकलती है अंदर, मतलब आर्सिंग बोलते हैं हम लोग उसको, टेक्निकली जो है आर्सिंग बोलते हैं। इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो कस्टमर जो यूटेंसिल्स, बर्तन यूज़ कर रहा है वो कौन सा यूज़ कर रहा है। जनरली इसके अंदर जो प्लास्टिक या माइक्रोवेव ओवन्स के जो अलग से बर्तन आते हैं उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। और यदि आप चाइना क्ले का भी यूज़ कर रहे हैं तो विदाउट गोल्ड लाइनिंग या विदाउट सिल्वर लाइनिंग का आप यूज़ करें। देन सेकंड थिंग, कई बार क्या होता है कस्टमर स्टेनलेस स्टील के भी इसमें बर्तन यूज़ कर लेता है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज़ करने से भी चमक पैदा होती है या आर्सिंग होती है, चरचराहट जिसे बोलते हैं। नाउ एक और कारण होता है कि क्या आप सर्विस करते हैं या नहीं करते हैं। इसकी सर्विस इन द सेंस कि लोग बाग यूज़ करते हैं इसको, कस्टमर यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी सफाई का ध्यान नहीं रखते।
तो इसका जो वेव गाइड होता है वो वेव गाइड गंदा हो जाता है, तो उसके वजह से वहाँ मॉइस्चर, तेल या कुछ टाइप से चिपक जाता है, जिसके वजह से भी आर्सिंग हो सकती है। तो उस समय हमें उसको क्लीन करना है या उसको रिप्लेस करना है, राइट। तो अभी आपने जाना कि एक माइक्रोवेव में कितने प्रकार के डिफेक्ट्स जो जनरली होते हैं और उनके क्या क्या कारण हैं और क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स को हम कैसे कैसे चेक करते हैं। तो जैसे ही आपने इस माइक्रोवेव को रिपेयर किया, आपको रिपेयर करने के बाद कस्टमर को फीडबैक लेने के लिए उसको दिखाना पड़ेगा, उसको चेक कराना पड़ेगा कि सर देखिए ये पार्ट इसका ख़राब था, ये मैंने चेंज किया, इसका ये कॉस्ट है, इसका आपको अप्रूवल लेना है, कस्टमर को टाइम बताना है। चेक करने के बाद पूरी जानकारी आपको कस्टमर को देनी है, और जब कस्टमर का अप्रूवल मिल जाएगा तभी, और उसका खर्चा बताना है। अप्रूवल मिलने के बाद ही आप इसको रिपेयर करेंगे, रिप्लेस करेंगे जो भी जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स हैं। ओके, नाउ अभी आपने क्या किया कि उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक कर दिया, रिपेयर कर दिया। अभी आपको कस्टमर को उसको डेमोस्ट्रेशन भी देना कि सर आइए प्लीज़ इसको चेक कीजिए, ये मैंने किया है रिपेयर। तो कस्टमर के हाथ से ही उसको चेक करने दीजिए, 2, 4, 5, 10 मिनट लगाने दीजिए, सेटिस्फाई होने दीजिए। ओके, जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तब देन यू हैव टू टेक द फीडबैक, कस्टमर से फीडबैक भी लीजिए और उनसे दूसरे रेफरेंसेस भी लीजिए। सर हमारी सर्विसेज आपको कैसे लगी, आप हमें बताइए, या कोई जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, या इनवॉइस कस्टमर को देना है, कुछ बिल देना है पार्ट्स का, या यदि वो पार्ट इन वारंटी है, यदि माइक्रोवेव या वो प्रोडक्ट इन वारंटी है, तो आपको पुराना पार्ट कस्टमर को बता दीजिए कि सर पुराना पार्ट मुझे जमा करना है कंपनी में और उसका जगह मैं नया लगाऊंगा, राइट। और यदि वो आउट वारंटी है, यदि आप उसके अगेंस्ट पैसा ले रहे हैं, तो आपको पुराना सामान कस्टमर को वापस देना है कि सर ये ख़राब था और ये सामान मैं नया लगा दिया है, तो ये आपका सामान है। ओके, और ये सब करने के बाद कस्टमर को सेटिस्फाई कराएं, उनको यूज़ करवाएं। जब वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो जाएंगे तब उनका फीडबैक लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरा कीजिए और इमीडिएट आप अपने सीनियर को फ़ोन कीजिए कि सर भारत भूषण बोल रहा हूँ, एक्स सो बोल रहा हूँ और ये मेरी कॉल क्लोज हो गई है, कस्टमर से मैंने फीडबैक ले लिया है, और अपना नेक्स्ट कॉल के लिए आप वहाँ से निकल जाएँ टू अचीव your daily targets. Thank you very much. ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम जो है हमारा जो QP है दैट इज़ ELE/Q3104 का 4th नोस है, दैट इज़ ELE/N3121, राइट। तो ये उसका एक 4th नोस है और इस 4th नोस का हम प्रैक्टिकल पार्ट अभी हम करने जा रहे हैं कि माइक्रोवेव कैसे काम करता है, क्या उसके अंदर खराबियां आती हैं और कैसे हम उसको टेस्ट करते हैं। इसमें हमारी सहायता करेंगे हमारे सहयोगी मिस्टर दीपक जी। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, चूँकि कोरोना काल चल रहा है तो हमें कुछ कोरोना को लेके उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, कुछ सेफ्टी हाइजीन को भी मेंटेन करना है। मीन्स वी हैव टू वेयर मास्क, वी हैव टू यूज़ सैनिटाइज़र, कीप सोशल डिस्टेंसिंग लाइक दैट। तो हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही काम करना है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम जो हमारा जॉब रोल है दैट इज़ फील्ड टेक्नीशियन अदर होम अप्लायंसेज, जिसका कि QP कोड है ELE/Q3104 का 4th नोस, जो कि ये कह रहा है कि हाउ टू रिपेयर डिसफंक्शनल माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उसके अंदर डिफेक्ट्स आते हैं और उसका निदान कैसे करते हैं। चलिए अभी पहले तो हम ये जानते हैं कि एक माइक्रोवेव ओवन के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या हैं। कि ये इसका मेन बॉडी है, ये इसका मेन डोर है, राइट। और इसके अंदर आपको एक प्लेट नज़र आ रही होगी, ये बेसिकली एक स्टेनलेस स्टील की एक कैविटी है और इसके अंदर ये रोटरी प्लेट है जो कि इस रोलर पे घूमती है, जिसके ऊपर हम लोग अपना खाना, फूड प्रोडक्ट्स रखते हैं। देन ये इसका रोलर है जो इस प्लेट को घुमाता है। ओके, और इसके ठीक नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको एक मोटर नज़र आ रही होगी, मोटर के ऊपर एक लिंक लगा रहता है जो इस प्लेट को घुमाता है। ये इसकी स्टेनलेस स्टील की कैविटी है। देन ये इसका कंट्रोल पैनल है, ये इसके माइक्रो स्विचेस हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी नज़र आता है। ये इसका मेन केसिंग है। देन
यहाँ पर हमारा मोटर लगा रहता है जो कि हीट को वेंटिलेट करता है यहाँ से, ओके। यहाँ पर हीटर लगा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे बेसिकली दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ माइक्रोवेव अवन। तो अभी हम ये चेक करेंगे, कस्टमर ने जो शिकायत करी है कि जी इसका डिस्प्ले के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है, ना ही मेरा माइक्रोवेव चल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका मेन बॉडी को खोलेंगे और ये चेक करेंगे कि इस मेन कोड की सप्लाई ठीक है या नहीं है। सीधा मैग्नेट्रॉन या दूसरे पार्ट्स पर चेकिंग नहीं करेंगे, ओके। चलिए, तो अभी हम इसकी मेन बॉडी को खोलकर हम इसका मेन कोड चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उससे पहले मुझे इसकी केसिंग को रिमूव करना होगा। ओके, तो अभी आप देख रहे होंगे कि इसका मेन कोड का सप्लाई, क्लैमीटर ले लीजिए, हम चेक करेंगे क्लैमीटर का सहायता से। अभी हम इसको सप्लाई देंगे बिजली बोर्ड की सहायता से। इसका स्विच ही निकाल दे दीपक, हटा दे, लगा दे। ओके, तो फ्रेंड्स अभी जैसा कि कस्टमर ने हमें कहा था कि सर इसके अंदर इसका डिस्प्ले ही नहीं आ रहा है, तो ये हमने चेक किया और सप्लाई देने के बाद हमें ये पता चला कि वाकई में इसके अंदर कोई भी सप्लाई नहीं आ रहा है। ओके, तो अब हम इसका कारण जानेंगे कि क्या वजह है। ओके, क्लैमीटर लीजिए। अब हम क्लैमीटर की सहायता से ये चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ सप्लाई आ रहा है या कहाँ कहाँ नहीं आ रहा है। ओके, तो एसी सप्लाई पर इसको सेट करेंगे। देखिए, मैंने चेक किया है तो मेरे को यहाँ पर सप्लाई नज़र आ रही है लगभग 242। इसका मतलब मेरी मेन कोड से सप्लाई यहाँ तक आ रही है, लेकिन इसके बाद मेरी सप्लाई आगे पीसीबी पैनल तक नहीं जा रही है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक फ्यूज़ का पोर्ट दे रखा है, फ्यूज़ के 2 होल्डर्स हैं। तो अब मैं फ्यूज़ के दोनों होल्डर्स पर सप्लाई को चेक करूँगा। तो आप देखिए कि एक पर है सप्लाई और दूसरे पर है क्या नहीं, ये भी चेक करूँगा। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पर सप्लाई नज़र आ रहा होगा, 243 लगभग वोल्ट्स नज़र आ रहा है। इसका मतलब इसके एक टर्मिनल पे सप्लाई है और दूसरे टर्मिनल पे सप्लाई नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसका फ्यूज़ खराब हो गया है या डिफ्यूज़ हो गया है। तो इसका यहीं पर आपको फॉल्ट मिल जाता है। अभी मैं क्या करूँगा, इसकी रेटिंग, इसकी स्पेसिफिकेशन के अनुसार मैं फिर इसके अंदर न्यू फ्यूज़ लगाऊंगा। तो अभी हम इस SMPS प्लेट को निकालेंगे लॉक से और इसको हम चेक करेंगे कि ये जो फ्यूज़ है, देखिए इसके पोर्ट में फ्यूज़ ही ख़राब था। तो चलिए अब हम फ्यूज़ नया लगाते हैं। ये फ्यूज़ है जो कि इसका ख़राब था, डिफ्यूज़ हो गया था। ओके, तो अब हम इसका ओरिजिनल न्यू जेन्युइन पार्ट हम इसका फ्यूज़ हम डाल रहे हैं। ओके, डाल लीजिए। अगेन सेफ्टीज़ का विशेष ध्यान रखिए, जैसा हम आपको बार बार बता रहे हैं। तो अभी देखिए हमने ये फ्यूज़ इसमें डाल दिया है। ओके, ना फ्यूज़ डालने के बाद हम इस प्लेट को वापस अपनी जगह रीइंस्टॉल करेंगे। देखिए यहाँ पर ये लॉक्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इन लॉक्स में ही हम इस प्लेट को लगाते हैं। ओके, तो ठीक से ये फिक्स हो जाए, इसका आप विशेष ध्यान रखें। एंड उसके बाद आप ये स्क्रू इस प्लेट में कस रहे हैं हम लोग। इसके साथ साथ जो हमारी अर्थ वायर थी, जो सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम ये भी इसको इसमें बॉडी के साथ कनेक्ट करेंगे। सो दैट इन केस कोई भी बॉडी में करंट रहता है तो वो अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड हो जाता है और वो हमें नहीं लगता। तो फॉर सेफ्टी पर्पस हम ये सारे कार्य करेंगे। तो अभी हमने जो है इसमें नया फ्यूज़ लगा दिया है। तो अब हम इसको सप्लाई देकर चेक करेंगे कि क्या मेरा माइक्रोवेव काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
तो चलिए इसको घुमाते हैं, पहले क्लाइमेटर लगा लो, सप्लाई दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर सप्लाई आ चुकी है, यानी कि डिस्प्ले पर सप्लाई आ चुकी है। इसका मतलब इसका फ्यूज़ डिफ्यूज़ हो गया था, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, तो नाउ अभी हम लोग इसको केवल फ्यूज़ बदलना ही नहीं है, इसकी फंक्शनिंग को भी हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक माइक्रोवेव ओवन में इसकी टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक माइक्रोवेव ओवन का एक बर्तन लेंगे, उस बर्तन के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम यूज़ करके देखते हैं, गर्म करके देखते हैं कि क्या ये अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये हम रोटरी टेबल पर रखेंगे, इस डोर को मेन को प्रॉपर बंद करेंगे एंड देन विल स्टार्ट। सी, स्टार्ट बटन दबाइए। तो आपको यहाँ डिस्प्ले पर नज़र आ रहा होगा, देखिए क्लैम्प मीटर आप लगभग 5.7 एम्पेयर, अप्रॉक्सीमेटली 6 एम्पेयर्स का लोड ले रहा है, मतलब 6 एम्पेयर लगभग ये करंट ले रहा है माइक्रोवेव ओवन। तो इसका मतलब इसके अंदर जो है कमी फ्यूज़ की ही थी। तो अभी हम ये भी देखेंगे कि विद इन अ मिनट, हमने 1 मिनट का इसमें समय भरा है, तो 1 मिनट के बाद हम ये भी चेक करेंगे कि मेरा पानी गर्म हो रहा है या नहीं, अपना माइक्रोवेव अपना काम ठीक से या नॉर्मल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये लगभग जो ले रहा है 6.3 एम्पेयर्स करीब ये ले रहा है, जो कि नॉर्मल है इसका। ओके, तो अभी क्या है कि ये पानी को गर्म कर रहा होगा। अगर ये लोड ले रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अपना काम ठीक से कर रहा है। तो 6 से 6.5 एम्पेयर 3 देखिए अभी आवाज़ आया है, इसका मतलब टाइमर ने अपना टाइम फिनिश कर दिया है। तो लेट अस सी, अब मेरा पानी ये जो मैंने अंदर से रखा था वो गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको धुआं नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब ये पानी अब गर्म हो चुका है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो फॉल्ट था वो फ्यूज़ का था, कि फ्यूज़ ख़राब हो गया था, जल गया था, जिसकी वजह से ये अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहा था। सो ये हमारा पहला डिफेक्ट था। चलिए अभी हम दूसरा डिफेक्ट जानेंगे कि कस्टमर की शिकायत है कि सर ये ऑन भी हो जाता है माइक्रोवेव, लेकिन ये खाना गर्म नहीं करता। तो अभी हम देखेंगे कि ये ऑन होता है और खाना गर्म क्यों नहीं करता है। ओके, तो अभी हम लोग इसकी टेस्टिंग के लिए हम इसके अंदर एक बाउल में पानी रख के अंदर रख रहे हैं। तो अभी हम चेक करेंगे कि ये गर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो अभी इसके अंदर डिस्प्ले भी आ रही है, हमिंग साउंड भी आ रही है। तो अभी हम ये भी चेक करते हैं कि ये पानी गर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, या क्या कारण है कि कस्टमर ऐसा क्यों कह रहा है, क्यों ऐसा समस्या आ रही है। ओके, लेकिन अभी देखिए ये पानी बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ, जबकि इसको इतनी देर में गर्म हो जाना चाहिए था। तो अभी हम जानते हैं कि ये क्या इसके कारण हैं, कि क्यों ऐसा ये माइक्रोवेव कर रहा है। चलिए अभी इसका प्लग आउट कर दीजिए, पहले इसका मेन केसिंग निकालिए। क्लैम्प मीटर लगा लो, सप्लाई चेक करो। तो अभी हम क्लैम्प मीटर लगा के चेक करेंगे इसका बिजली का क्या कंजम्पशन है, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन क्या है। तो अभी इसमें डिस्प्ले आ रही है, तो अभी मैं इसको चलाने जा रहा हूं। तो देखिए क्या होता क्या है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये लगभग 4 एम्पेयर ये करंट ले रहा है, 4.5 के लगभग ये करंट ले रहा है, जबकि ये नॉर्मल इसका करंट कंजम्पशन रहता है 6 एम्पेयर के आसपास, 6 से 6.5 एम्पेयर। किंतु ये अभी उसकी कैपेसिटी के अनुसार कम करंट ले रहा है। ओके, तो अब हम जानेंगे कि ऐसा क्यों कर रहा है, क्या कारण है। ओके, तो ये चेक करने से पहली प्रिकॉशन ये है कि हमें जो उसके अंदर कैपेसिटर लगाया है उसको मुझे डिस्चार्ज करना है, और डिस्चार्ज करूँगा तो मैं एक 50 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस के साथ ही इसको डिस्चार्ज करूँगा, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। ओके,
देखिए हमने इससे इसको डिस्चार्ज किया है और इसके अंदर कोई भी आवाज़ नहीं आई है, मतलब अब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका है। चलिए अब हम चेक करते हैं इसके अंदर सप्लाई कहाँ कहाँ आ रही है। तो पहले मैं चेक करूँ उसके SMPS पे मेन कोड को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे पूरी वोल्टेज मिल रही है लगभग 240, यानी कि 239 240 वोल्ट्स मुझे लगभग मिल रही है। अभी मैं इसके दूसरे टर्मिनल्स पे भी इसको चेक करता हूँ। फ्यूज़ पर चेक किया, अगेन मुझे पूरा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर फ्यूज़ के दूसरे टर्मिनल भी मैंने चेक किया तो मुझे पूरा कंप्लीट मिला है, इसका मतलब फ्यूज़ ठीक है। नाउ अभी हम आगे चेक करते हैं, दूसरी जगह चेक करता हूँ तो देखिए क्या है, सप्लाई मिल रही है नहीं मिल रही। तो देखिए यहाँ पर भी मुझे पूरी सप्लाई मिल रही है, इसका मतलब मेरा थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर भी ठीक है। नाउ अभी मैं इसके बाद मैं चेक करूँगा कि मेरा HVT पे सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो ऐसे करके फिर हम अब आ जाते हैं इसका हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी चेक करते हैं। इसको निकाल दीजिए। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर जब भी हम चेक करते हैं तो हमें पहले इसको प्लग आउट कर देंगे। ओके, देखिए मैं इसमें HVT के इनपुट पर भी चेक कर रहा हूँ तो HVT पे भी मेरी लगभग 240 वोल्ट्स के आसपास मुझे यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब HVT के इनपुट पर भी मेरी सप्लाई ओके है। अब मैं इसके आउटपुट पर चेक करता हूँ कि आउटपुट में कितनी सप्लाई है। देखिए यहाँ पर मुझे लगभग 170 वोल्ट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि HVT से पूरी सप्लाई यहाँ पर नहीं आ रही है। ओके, तो अभी मैं इसको हटाकर चेक करता हूँ कि HVT में क्या प्रॉब्लम होती है। प्लग आउट कर दीजिए इसको। तो अब मैं इसको फिजिकल चेक करूँगा कि HVT से सप्लाई क्यों नहीं आ रही है। तो देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर एक 5 किलोवाट और 750 मिली एम्पेयर का एक ये कनेक्टर लगा हुआ है। तो आप देखिए, ओहो, ये कनेक्टर अपनी जगह ठीक से नहीं लगा हुआ और ये जला हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये कनेक्टर की कनेक्टिविटी नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पर सप्लाई हमें पूरी नहीं मिल रही है। तो चलिए अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा और कनेक्ट करके ये चेक करूँगा कि क्या अब ये अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए इसी के अंदर थिम्बल है, ये कनेक्टर इसके अंदर कनेक्ट नहीं था। तो अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा और चेक करूँगा कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब कनेक्ट कर दिया है तो अब मैं इसको ये चेक करूँगा, क्लैम्प मीटर की सहायता से इसका करंट चेक करूँगा। साथ ही साथ मैं इसके अंदर ये पानी भी रखूँगा। पानी रखने के बाद मैं इसको ये चेक करूँगा कि ये पानी गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अभी हमने इसके अंदर एक पानी रख दिया है माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो है, और अभी हम इसको चला कर देखते हैं कि अभी ये काम ठीक से करता है या नहीं है। अभी हमने HVT का जो कनेक्टर है वो जो जला हुआ था, ख़राब था, वो हमने चेंज कर दिया। चलिए अब आप देखिए कि इसका बिजली का कंजम्पशन लगभग 7.6 7.2 या लगभग 6 से 7 एम्पेयर लगभग हो चुका है। पहले के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा है, 30% ज़्यादा है। यानी कि पहले लगभग 4.5 लगभग ये करंट ले रहा था, बट अभी लगभग 3 एम्पेयर उससे ज़्यादा करंट ले रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मली ये 6 से 7 एम्पेयर करंट ले रहा है, लेकिन इसका कनेक्टर चूँकि ख़राब था जिसके वजह से ये करंट कम ले रहा था और हमें सप्लाई पूरी वहाँ पर नहीं मिल रही थी। तो अब हमने ये चालू कर दिया और अब देखिए कि अब ये नॉर्मल है। और अब मैं ये भी देखूंगा कि इसके अंदर जो मैंने पानी रखा था ये गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी हम इसका इंतज़ार करते हैं कि इसका लगभग 1 मिनट का हमने समय भरा हुआ है। तो अब हम ये भी चेक करेंगे कि पानी इसके अंदर गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वैसे ये नॉर्मली ये 7 एम्पेयर लगभग करंट लेता है, कई बार ये 6.5 भी लेता है या 7 भी लेता है। तो अभी हम चेक करेंगे कि पानी गर्म हुआ है या नहीं है। ओके, ये देखिए इस पानी में से आपको कुछ धुआं भी उठता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो अब देखिए कि ये पानी अब पूरी तरीके से गर्म हो चुका है, मतलब कि इसके अंदर HVT ख़राब था जिसकी वजह से ये पानी या ये माइक्रोवेव ओवन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। ओके, तो ये चीज़ आपको जो है कस्टमर को भी चेक करानी है और उसको बताना है, और उसके बाद इसको हम
कस्टमर से चेक कराने के बाद फंक्शनिंग को फिर हम इसको वापस क्लोज कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी कस्टमर ने शिकायत करी है कि जी ये मेरा माइक्रोवेव खाना पकाने में काफ़ी देरी करता है। मतलब पहले ये विदिन अ मिनट खाने को गर्म कर देता था, लेकिन अभी क्या है कि ये काफ़ी टाइम लेता है, 4 से 5 मिनट या 6 मिनट ले रहा है। बाकी काम करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता, तो लेकिन हमें ये जानना है कि अब ये देरी क्यों करता है। ओके, इसके देखिए कई कारण हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर अपना एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से अपना काम बार बार नहीं करता। तो मुझे ये भी चीज़ें चेक करनी है। तो चलिए अभी हम इसको चेक करते हैं। सावधानी पूर्वक आप इसकी कैबिनेट को बाहर निकालेंगे और सेफ्टीज़ का ध्यान रखते हुए हम इसको प्लग इन करेंगे और इसको साथ के साथ हम इसका करंट रेटिंग भी चेक करेंगे। अब देखिए कि इसका डिस्प्ले तो आ गया है, लेकिन अभी चलाते हैं इसको चेक करने के लिए मैं इसके अंदर एक बाउल में पानी लेके इसके अंदर रखूँगा। ओके, तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं और ये चेक करते हैं क्या दिक्कत आ रही है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें इसका फ़ैन अपना काम नहीं कर रहा। तो मुझे ये चेक करना होगा। अब चूंकि ये हीट जनरेट करता है तो इसकी हीट को निकालने के लिए ये फ़ैन काम करता है, लेकिन यहाँ पर ये फ़ैन नहीं चल रहा है। तो अब मैं इसका चेक करूँगा कि ये फ़ैन क्यों नहीं चल रहा है। यानी अगर हम इसकी करंट रेटिंग को चेक करें तो करंट रेटिंग तो इसकी लगभग 5 से 6 एम्पेयर की आ रही है, लेकिन इसका फ़ैन अपना काम नहीं कर रहा है। तो अब मैं ये चेक करूँगा कि इसका फ़ैन काम क्यों नहीं कर रहा है, और साथ के साथ ये भी चेक करूँगा कि मेरा अंदर जो हमने फूड प्रोडक्ट रखा है या पानी रखा है वो गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो लेट अस चेक। मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसको चेक करता हूँ। तो देखिए पानी तो गर्म हुआ है, लेकिन इसका फ़ैन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। तो अब जब ये फ़ैन अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो होगा क्या कि इसके अंदर एक ओवरलोड प्रोटेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है। ये एक्टिवेट होता है और ये एक्टिवेट होने पर ये एनो हो जाता है, मतलब नॉर्मली ओपन, और ये कट जाता है, यानी कि लगभग ये हाई टेम्परेचर पे अपना काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि इसका फ़ैन अपनी हीट को डिस्कार्ड नहीं कर रहा है। तो चलिए अब मैं इसको चेक करूँगा कि इसमें सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो वोल्टेज पे लगाकर AC वोल्ट्स पर मैं यहाँ पे इसको क्लैम्प मीटर को लगाऊंगा और इसको चेक करूंगा कि सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। अब मैंने चेक किया, देखिए अभी कुछ भी ऐसा इसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो चलिए अब मैं इसको बंद करके चेक करता हूँ। इसको प्लग आउट कर दीजिए। तो अब मैं ये देखता हूँ कि मेरा फ़ैन ये मूव क्यों नहीं कर रहा। तो मैं इसके लिए पहले इसके थिम्बल्स को चेक करूँगा कि इसका कनेक्टर ठीक से लगा है या नहीं लगा। तो मैंने अभी इसका थिम्बल निकाला है और ये चेक किया है कि इसके थिम्बल लूज़ थे। तो इसके थिम्बल के लूज़ होने के वजह से ही ये फ़ैन नहीं चल रहा था। तो अब हम एक काम करते हैं कि इस कनेक्टर को ठीक से दोबारा से लगाते हैं और फिर हम इसको दोबारा से सप्लाई देकर चेक करेंगे। तो देखिए ये एक अलग से एक आवाज़ आती है जब भी एक लॉक लगता है, और अब ये मैंने कनेक्टर इसका लगा दिया है और अभी हम चेक करेंगे कि ये फ़ैन अपना काम करता है या नहीं करता है। तो आप सप्लाई दीजिए इसमें, और साथ के साथ मैं इसका करंट भी चेक करूँगा कि क्या ये कितना एम्पेयर करंट लेता है। ओके, तो इसको चेक करने के लिए अगेन मैं इसके अंदर एक पानी रख देता हूँ बाउल में, और मैं अभी चेक करने जा रहा हूँ। इसको स्टार्ट करते हैं, लेट अस सी क्या होता है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका फ़ैन जो है वो अब ठीक तरीके से चल रहा है और इसका फ़्लो यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब
इसके कनेक्टर में ही कुछ कमी थी जिसके वजह से ये फ़ैन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। और अभी देखिए इसकी जो करंट रेटिंग है वो भी आप देखिए लगभग 5.5 से 6 एम्पेयर के आसपास इसकी करंट रेटिंग आ गई, जो कि नॉर्मल है। इसका मतलब ये हुआ कि यही एक कारण था जिसके वजह से ये फ़ैन अपना काम नहीं कर रहा था, और इसके फ़ैन के अपना काम ना करने से जो थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर है वो एक्टिवेट हो जाता था, जिसके वजह से मैग्नेट्रॉन कई बार ऑन हो जाता है, कई बार ऑफ हो जाता है। तो यही वजह थी कि उनका खाना कस्टमर के यहाँ देर से बन रहा था, मतलब कभी चालू हो जाता है तो गर्म होने लग जाता था, फिर बंद हो जाता था, तो जो इसमें टाइम लग रहा था क्योंकि इसकी हीट डिस्कार्ड नहीं हो रही थी ना। अभी देखिए अब इसका एम्पेयर भी लगभग 7 एम्पेयर आ गया है। तो यही एक कारण था जिसके वजह से कस्टमर जो है शिकायत कर रहा था कि अभी जो है ये देर से खाना पकता है। तो जब आप ये चीज़ चेक करके कस्टमर को दिखा देंगे तो उससे आप फंक्शनिंग उसकी चेक करवाएं, उसको सेटिस्फाई करवाएं कि सर ये पार्ट ख़राब था, ये हमने चेक किया है और ये बदला है, और अभी देखिए अभी ये सही चल रहा है। तो अभी देखिए ऑटोमेटिक ये अब ये कट हो गया है। तो अभी मैं ये भी देखूंगा मेरा जो अंदर बाउल है वो गर्म हुआ है नहीं हुआ है। तो आप देखिए अभी ये विदिन अ मिनट ये पानी गर्म हो गया है, राइट। तो इसका मतलब ये था कि इसका जो कूलिंग फैन मोटर है वो उसका कनेक्टर ख़राब था। ओके फ्रेंड्स, तो जब हमारे पास कॉल रजिस्टर हो जाती है, कंपनी में एक बार कॉल रजिस्टर हो जाती है और आपको उसकी एक जॉब शीट मिल जाती है, तो आप उस जॉब शीट को आपको स्टडी करना है कि कौन सा प्रोडक्ट है, उसकी डेट ऑफ परचेज क्या है, क्या लोकेशन है, क्या उस कस्टमर का एड्रेस है, राइट। और उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें मेंशन होता है। तो आपका जो यहाँ पर सबसे पहला काम है उसकी स्टडी ऑफ द जॉब शीट। सेकंड काम आपका यह है कि आपको कस्टमर से संपर्क करना है, फ़ोन करके उससे आप बात करेंगे। और जब आप फ़ोन करते हैं पेशेंटली इंतज़ार कीजिए, हो सकता है कि कस्टमर कहीं बिज़ी हो, नहा रहा हो या कुछ पढ़ रहा हो, पूजा कर रहा हो, राइट। तो और उसके बाद फिर आप उसको 10-15 मिनट या आधे घंटे बाद दोबारा से फ़ोन करें और उससे अपॉइंटमेंट लें, बात करें, ग्रीटिंग्स करें, सर नमस्कार, मैं सो एंड सो बोल रहा हूँ और इस कंपनी में काम करता हूँ और आपकी कॉल रजिस्टर हुई है कि आपका प्रोडक्ट ख़राब है, प्रोडक्ट कोई भी हो। तो फिर कस्टमर आपसे बात करेगा, आप उसको ग्रीटिंग्स कीजिए, सर नमस्कार, एंड देन फिर उनको बताइए कि सर आपका कंफर्टेबल टाइम क्या रहेगा, राइट। तो वो बताएगा अरे मैं तो फर्स्ट हाफ में आ सकता हूँ, अभी मैं बिज़ी हूँ थोड़ा, तो आप सेकंड हाफ में आइए, राइट। तो आप उसको एक टाइम रेंज लेकर उससे अपॉइंटमेंट लीजिए और अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही आप वहाँ पर जाइएगा, राइट, पहली बात। दूसरी चीज़, आपको जॉब शीट से रिलेटेड आपको देखना कि फॉल्ट क्या है। प्रोडक्ट के अंदर जो भी फॉल्ट होता है उससे रिलेटेड आपके पास टूल्स होने चाहिए, प्लस यदि आपको फॉल्ट पता चल गया कि ये फॉल्ट है और इसके ये कारण हो सकते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स अपने टूल बैग में रख लीजिए, राइट। अगर हम बात करें कॉमन बेसिक टूल्स की, जैसे स्क्रू ड्राइवर है, नियॉन लाइन टेस्टर है, डिजिटल क्लैम्प मीटर है, हैमर है, नोज प्लायर है, फाइल है, कुछ स्पेयर पार्ट्स हैं, कुछ ड्रिल मशीन है, कुछ उसका कंज्यूमेबल्स है। इस प्रकार के कुछ टूल्स आपके पास रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड टूल्स हमेशा आपके पास होने चाहिए, और उन टूल्स के साथ और कुछ स्पेयर पार्ट्स के साथ ही आप फील्ड में मूव करेंगे, ओके। तो साथ के साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब हम कस्टमर के घर पर विजिट करते हैं तो आपको अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पर ध्यान देना चाहिए। मतलब आपका आई कार्ड यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए, मुंह में कोई गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट नहीं खाना चाहिए, राइट। दूसरी बात, आपका ड्रेसिंग सेंस, जैसा कंपनी का ड्रेस कोड है, जैसा कंपनी ने बताया है, शर्ट शुड बी टक्ड इनटू द पैंट, एक बेल्ट लगा होना चाहिए, शूज़ ब्लैक कलर के, ब्लू कलर के पैंट, वटेवर जो भी कस्टमर जो भी आपका कंपनी आपको ड्रेस कोड देती है, तो उस ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग आपको अपना ड्रेसिंग सेंस बनाकर ही कस्टमर के प्रीमिसेस में जाना है। और जब आप कस्टमर के साइट पर जाते हैं तो याद रखिएगा, जब आप डोर नॉक करते हैं या बेल बजाते हैं तो आपका आई कार्ड हमेशा यहाँ पर होना चाहिए, बिकॉज आज के समय में सभी जन सीसीटीवी कैमरा लगा कर रखते हैं।
तो यदि आपका आई कार्ड ठीक नहीं होगा या आपका ड्रेसिंग सेंस ठीक नहीं होगा या दाढ़ी मूंछ सब बड़ा हुआ होगा तो आपकी एक लुक आ जाती है कि ये कोई गलत आदमी आया है, तो ऐसे समय में आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी। तो पर्सनल ग्रूमिंग का विशेष ध्यान रखें, राइट। और साथ के साथ चूंकि ये कोरोना का समय चल रहा है तो हमारे पास जितने भी हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं या कोविड गाइडलाइंस के नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी चाहिए। जैसे हैंड ग्लव्स पहनना चाहिए, मास्क हमें पहनना चाहिए हमेशा, देन हमारे पास सैनिटाइज़र होना चाहिए। और जब हम कस्टमर के प्रेमिसेस में विद प्रायर परमिशन एंटर करते हैं तो इसमें यहाँ पर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि कई बार क्या होता है कि कस्टमर भी ये बोलता है कि सर आप ये शूज़ निकाल दीजिए, राइट, आप बाहर से आए हैं। तो ऐसे टाइम पर आप कस्टमर को बताइए सर ठीक है मैं ये शूज़ निकाल देता हूँ और आप मुझे घर में दूसरा प्रकार का कोई, घर में आजकल स्लीपर्स वगैरह भी यूज़ करते हैं तो ऐसे शूज़ ज़रूर पहनिए, बिकॉज आपको इलेक्ट्रिसिटी से डील करना है तो इट इज़ डेंजरस, ये डेंजरस हो सकता है। तो एज़ पर कंडीशन, एज़ पर सिचुएशन आपको ये निर्णय लेना है। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान करते हुए ही कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करानी है, उसको कॉन्फिडेंस में लेना है और उसको सारी चीज़ डिटेलिंग उसको देनी है कि सर ये आपका प्रोडक्ट है, इसका ये पार्ट ख़राब है, इसका ये खर्चा आएगा, इसमें ये समय लगेगा और ये इसका वारंटी पीरियड रहेगा और ये हमने आपको पुराना पार्ट उसको देना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। और जब आप सर्विस दे देते हैं, सर्विस देने के बाद उसकी फंक्शनिंग, प्रोडक्ट की फंक्शनिंग जो कि आपने ठीक किया है को भी आपको कस्टमर को चेक कराना है। एक इफेक्टिव डेमो कस्टमर को देना है कि सर देखिए अभी आपका प्रोडक्ट चल रहा है। और देखिए जब, और दूसरी जो हमारे AMCs वगैरह हैं उसके लिए भी आप साथ के साथ आप पिच कर सकते हैं कस्टमर को, बिकॉज कई बार क्या होता है प्रोडक्ट में खर्चा बहुत आ जाता है तो कस्टमर कहता है अरे यार ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है। तो ये जो टाइम होता है अचीविंग प्रोडक्टिविटी, ये बड़ा ही अच्छा टाइम होता है। तो आप प्रोडक्ट को ठीक करने के बाद आप कस्टमर को ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि सर देखिए अगर ये आपका प्रोडक्ट AMC में होता, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में होता है, तो क्या होता है कि आपका ये सारा काम फ्री में होता है, राइट। तो ऐसे समय में हो सकता है कि कस्टमर आपसे AMC करवा ले प्रोडक्ट की। तो यदि वो AMC कराता है तो इसमें आपका भी इंसेंटिव रहता है, तो कंपनी आपको भी इसका एक बेनिफिट देती है। सो ये सारी चीज़ करने के बाद फिर आप कस्टमर से उनका फीडबैक लीजिए, पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करवाइए, कुछ बिल देना है, इनवॉइस देना है, राइट, ये सारी चीज़ करके उसको दीजिए। साथ के साथ उनसे कोई रेफरेंस, सर हमारी सर्विसेज आपको कैसे लगी, और आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को आप हमारी सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं, के लिए भी आप उनको बोलिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।